एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर ये कि अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर होगा और ये कहा है शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा है कि साहसी कदम उठाया अजीत पवार ने और इस्तीफा मंजूर होगा अजीत पवार का, क्योंकि जो शरद पवार का कहना था, उनका कहना था कि साहसी कदम उठाया है अजीत पवार ने, जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो बाकी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है और जो बाकी विधायकों ने इस्तीफा दिया है उस पर कहना था शरद पवार का कि वो भावना में बहकर किया गया है। अजित पवार श्वेत पत्र के पक्ष में है, ये कहना था शरद पवार का, और वो तब तक सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहते, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सभी तथ्य सामने आ जाएं। फैसला मुख्यमंत्री को करना है, ये कहा शरद पवार ने। अब जो फैसला है वो मुख्यमंत्री को करना है। महाराष्ट्र के बाकी मंत्रियों ने जो एनसीपी के इस्तीफा दिया है उस पर उन्होंने कहा कि वो भावना में बहकर इस्तीफा दिया है, उन्होंने भावनात्मक होकर इस्तीफा दिया है, लेकिन अजित पवार का इस्तीफा मंजूर होगा। इसके साफ संकेत इस तरह से मिल रहे हैं क्योंकि शरद पवार ने कहा है कि अजित पवार ने साहसी कदम उठाया है, एक बहादुरी से भरा कदम उठाया है। अजित पवार श्वेत पत्र के पक्ष में है और जो फैसला है वो मुख्यमंत्री को करना है महाराष्ट्र के। इसके अलावा जो बाकी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है एनसीपी के, उस पर शरद पवार का ये कहना था कि उन्होंने भावना में आकर ये इस्तीफा दिया है। तो क्या कुछ कहा शरद पवार ने, सुनिए। So Deputy Chief Minister thought that I should step down, white paper should be published. He said that I want to give good support to publish white paper and let the picture come before the state, people of the state. And unless and until the facts go to the public at large, and they will realize what is the situation. I don't want to continue in government. In fact, we are extremely happy that he has taken courageous decision. And NCP with the party fully with him. और सर आपसे कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है आप लोगों में? आप बोल रहे हैं समर्थन वापस नहीं लेना है, वहाँ पे मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। सीधी बात है, सीधी बात है कि जब लीडर ने कुछ डिसीजन लेने के बाद उनके समर्थक जो होते हैं पार्टी में उनकी कुछ रिएक्शन आती है। कुछ रिएक्शन आई, इसमें कोई गलत नहीं। रिएक्शन आई, उन्होंने रिएक्शन के मुताबिक अपनी भावना क्या है नेता को कही, मगर इसमें सेंसिबल डिसीजन समझकर लेने की जिम्मेदारी सीनियर लीडरशिप की होती है। इस पर सोच पूछकर हमने उनको बताया कि आपके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको वहाँ काम करना होगा और आगे आपको सरकार चलाना है। चलिए मेरी तो क्या इसके मायने निकलकर सामने आते हैं? जो शरद पवार ने कहा, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि इस तरह का कदम उठाया अजीत पवार ने। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ अशोक वानखेड़े जी यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन अशोक वानखेड़े जी, क्या इसके मतलब साफ निकलकर सामने आते हैं? क्या जो आरोप लग रहे हैं, क्या सजा मिलेगी भ्रष्टाचार जिन्होंने किया? आज जो 2 बजे मीटिंग हुई दिल्ली में, अपना मुंबई में विधायक दल की, एनसीपी के विधायक दल की, और ये मीटिंग कल ही अनाउंस हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश एक बड़े नेता का देहांत होने की वजह से उसे श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित किया गया। लेकिन ये कहा गया था कि वहाँ सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाएगी, कोई और प्रस्ताव पारित नहीं होगा, राजनीतिक चर्चा नहीं होगी। इसके बावजूद जिस हिसाब से अजित पवार उस मीटिंग में गए, जिस हिसाब से उनके फेवर में नारे लगे, जिस हिसाब से उनका जो शक्ति प्रदर्शन रहा, उससे लग रहा था कि कुछ ना कुछ इस मीटिंग में जो बाहर आएगा कुछ अलग नतीजे होंगे। और हुआ वहीं, एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें यह कहा गया कि अजित पवार अपना इस्तीफा वापस लेंगे और शरद पवार से समय लेके आने वाले समय में उनसे बातचीत करके एक रणनीति तय होगी। उसके बाद एक पीटीआई के थ्रू एक स्टेटमेंट आता है शरद पवार के जो सिपहसालार है प्रफुल्ल पटेल, उनका कि इस्तीफा मंजूर होना चाहिए, और उसके बाद अभी शरद पवार कहते हैं कि इस्तीफा मंजूर होगा। ये जो आज के इवेंट है, इससे कहीं ना कहीं लगता है संवादहीनता की स्थिति है जी। संवादहीनता कहो या अराजकता कहो। यदि यही बात कल जब प्रफुल्ल पटेल कह रहे थे कि इस्तीफा मंजूर हो गया, उन्होंने साहसी कदम उठाया, वो विधायक दल के नेता बने रहेंगे, ये सारी चीजें कल कहने के बाद क्या जरूरत थी सभी मंत्रियों को इस्तीफा देने की? दूसरा पॉइंट, आज की मीटिंग तुरंत तय हुई। यदि एक वरिष्ठ नेता का देहांत नहीं होता तो आज की मीटिंग क्या कैंसिल होती? उसके बाद 28 तारीख को शरद पवार फिर एक मीटिंग ले रहे हैं, उसकी जरूरत क्या है? उसमें क्या होगा जी? हमारे साथ जी, और जो तमाम सवाल आप उठा रहे हैं उसकी बात करेंगे। हमारे साथ डीपी त्रिपाठी जी भी मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं एनसीपी पार्टी के। डीपी त्रिपाठी जी, शरद पवार अभी ये कह रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर होगा, जो आपकी पार्टी के विधायक मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है वो कह रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए अजीत पवार का, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है। क्या हो रहा है? क्या ये लड़ाई है चाचा भतीजे के बीच जो खुलकर अब सामने आ गई है?
नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये सब ख्याली पुलाव जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। पार्टी में पूरी एकता और अनुशासन है। अजीत पवार ने जो कुछ किया वो शरद पवार साहब से पूछ कर किया। कल उनकी फोन पर बात हुई, उसके बाद दोपहर भी फोन पर बात हुई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और यह इस्तीफा उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया है। और जो उनके खिलाफ आधारहीन, गलत, असत्य आरोप लग रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए ये त्याग पत्र जो है वो सत्ता को त्याग करके इन सभी हमलों और षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए है। इस्तीफा भी संघर्ष का, प्रतिरोध का एक माध्यम होता है, इसे समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि विधायकों ने, मंत्रियों ने क्यों त्याग पत्र दिया, विधायक क्यों ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा वापस लेना चाहिए। अजीत पवार महाराष्ट्र में हमारी पार्टी के विधायक दल के ही नेता नहीं हैं, अभी कल तक वो मुख्यमंत्री ही नहीं थे, बल्कि पार्टी के निर्विवाद नेता है। मंत्रियों ने जिन्होंने भावना में अपना त्यागपत्र हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष मधुकर राव पीचड़ जी को सौंपा, और विधायक जो प्रस्ताव पास कर रहे हैं, तमाम महाराष्ट्र भर में हमारी पार्टी की यूनिट्स जो प्रस्ताव, इकाइयां जो प्रस्ताव पास कर रही हैं, वह सब जी त्रिपाठी जी आप कह रहे हैं कि अनुशासन है पूरा पार्टी में और ऐसा कुछ नहीं, ये सब ख्याली पुलाव है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। संदेश नेता है जी, संदेश बिल्कुल अलग जा रहा है। संदेश ये जा रहा है कि आपकी जो पार्टी के विधायक है, मंत्री हैं, वो खुलकर समर्थन में अजीत पवार के खड़े हो गए हैं। तब वो तमाम बातें जो कही गई नहीं होनी चाहिए वो सब हुई। शरद पवार कुछ और भाषा में बात कर रहे हैं और आपके जो विधायक हैं वो अलग भाषा में बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। नहीं 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 नहीं, भाषा अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। शरद पवार साहब इस देश के सर्वश्रेष्ठ अनुभव सिद्ध नेताओं में हैं, वरिष्ठतम नेताओं में हैं। उनकी भाषा की जो गरिमा और जो संयम होगा वो जाहिर है कि नौजवान विधायकों का नहीं होगा। तो इसमें दूसरी भाषा और तीसरी भाषा, तीसरा अर्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो विधायकों की बात और मंत्रियों की बात, जैसा मैंने कहा, ये साबित करती है कि जो अजीत पवार की कार्यकुशलता और दक्षता रही है, जिससे पूरा महाराष्ट्र वाकिफ है, किस तरह से उन्होंने राष्ट्रवादी पार्टी ने एनसीपी के निर्माण में अपना योगदान दिया है। तो ये जो हमारे दूसरे स्तर के नेता हैं, नौजवान नेता हैं महाराष्ट्र में, अजीत पवार हों, जयंत पाटिल हों, सुनील तटकरे हों, आर पाटिल हों, ये तमाम लोग जो हैं, सो ये सब विजय गावित हों, अनिल देशमुख हों, ये सिद्ध करते हैं कि किस तरह से नेताओं की एक बड़ी पंक्ति एनसीपी में वहां खड़ी है। तो जी, आपके मुताबिक देखना कि चचा भतीजे में विवाद है, फला है, आपके मुताबिक चचा भतीजे के बीच विवाद नहीं है। त्रिपाठी जी एक सिंपल सा सवाल है। यदि आप कहते हैं कि इतने बड़े श्रेष्ठ अनुभवी नेता है शरद पवार, और जब आपका केंद्रीय ऑफिस और यहां से प्रफुल्ल पटेल ने जब एक बात बड़ी क्लियर की थी कि अजीत पवार का इस्तीफा आया है, साहसी कदम है और इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है और उनका इस्तीफा मंजूर हो जाएगा, जब एक केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार जब एक स्टेप लिया है और एक डिसीजन ले चुके थे, उस डिसीजन को एक जो जिसको डिसिप्लिन्ड वर्कर होते हैं उसके हिसाब से एक्सेप्ट करने के बजाय एकदम सबने इस्तीफे देने, दूसरे दिन एक मीटिंग का ऑर्गेनाइज करना, और वो मीटिंग में बार बार आपके मंत्री कह रहे थे कि कल के मीटिंग में तय होगा कि सरकार का क्या होगा। इसका मतलब है केंद्र में जो नेता बैठे, यदि वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार में समर्थन जारी रहेगा और राज्य के मंत्री कहते हैं कि हम ये कल तय करेंगे, कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं तो विसंगति है। मुंबई में क्या अलग अलग बातें की जा रही हैं? नहीं, आपकी बात मैंने नहीं, आपकी बात मैंने सुन ली। आप बहुत उचित बात कह रहे हैं, लेकिन उसके अंदर संगति बैठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एक लोकतांत्रिक पार्टी में तमाम निर्णयों के बावजूद लोग अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। कई उदाहरण इसके मिलेंगे, अगर भारत की राजनीति में जाइए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। जब श्रीमती सोनिया गांधी ने मना किया कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तो किस तरह भावनाओं का इजहार किया गया और क्या हुआ पूरी संसद में। खैर, उन सब पर मैं जाना नहीं चाहता हूं। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको भारतीय राजनीति में मिलेंगे कि लोग, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री सब अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, लेकिन किसी विधायक ने नहीं हमारे कहा, किसी मंत्री ने नहीं कहा कि हम सरकार का समर्थन। सर एक मिनट, मेरी बात तो सुन, मुझे पूरी बात कहने दीजिए। मैंने कहा कि यह अजीत पवार की लोकप्रियता को
सिद्ध करता है कि कितना विधायकों में, कार्यकर्ताओं में और पार्टी में वो कितने लोकप्रिय हैं। तो इसलिए उसको ये मानना कि कोई केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ वो बात कर रहे हैं, यह गलत है। हमारे किसी विधायक ने नहीं कहा कि डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो लोकशाही अघाड़ी है, इसको हम तोड़ देंगे। किसी विधायक ने नहीं कहा, किसी मंत्री ने नहीं कहा कि सरकार को कोई संकट है। ये अलग बात है। आपके मंत्री लगातार कह रहे थे कि हम बाहर से समर्थन देंगे, समर्थन के किसी नेता के सत्ता से हटना पड़ेगा, आधारहीन आरोप लगाए जाएंगे, हम फैसला करेंगे, इसके बारे में बात होगी। अभी ऐसा किसी ने नहीं कहा। ये तमाम आप ही के नेताओं ने इसी चैनल पे कहा है त्रिपाठी जी। हाँ, तो वो अलग बात है। ये और यदि प्रजातंत्र में अजित पवार यदि विधायक दल के नेता है, तो प्रजातंत्र में तो जो सबसे पॉपुलर और सबसे बड़ा नेता होता है वही प्रजातंत्र में नेता बनता है। तो अजित पवार यदि डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और आपके पार्टी के विधानसभा में नेता है, इसका मतलब वो पॉपुलर है। उनको पॉपुलरिटी दिखाने के लिए बाकी लोगों की इस्तीफे करने की जरूरत नहीं है। ख्याली पुलाव जो लोग चर्चा कर रहे हैं उसका कोई आधार ही नहीं है। पार्टी में पूरी एकता और अनुशासन है। अजीत पवार ने जो कुछ किया वो शरद पवार साहब से पूछ कर किया। कल उनकी फोन पर बात हुई, उसके बाद दोपहर भी फोन पर बात हुई, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये त्याग पत्र जो है वो सत्ता को त्याग करके इन सभी हमलों और षड्यंत्रों का मुकाबला करने के लिए है। तो एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बयान सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि साहसी कदम उठाया अजीत पवार ने और इस्तीफा मंजूर होगा। जो बाकी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है वो भावनाओं में बहकर दिया है। इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी कुछ देर पहले जब हम बात करें तो डीपी त्रिपाठी जी का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई चाचा भतीजे के बीच लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है जो खुलकर सामने आ रही है। क्या लगता है आपको? ये चाचा भतीजे के बीच लड़ाई है या नहीं है, इस पर तो डीपी त्रिपाठी जी बेहतर व्यक्तित्व हैं जो बोल सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह के संदेश दिए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में जिस तरह से अजीत पवार जी को आरोपित किया गया, उस मामले में उनको छुटकारा दिलाने की जिस तरह की त्यागी और बलिदानी बनाने की जो राजनीति चल रही है, उसमें शरद पवार जी की सहमति अवश्य होगी। इनमें लड़ाई भी होगी तो लड़ाई का एक जो है वो सीमा है, उसके बाहर सत्ता की लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दे दिए जाने के बाद जिस तरह की आपकी गतिविधियां हुई, क्या ये संदेश नहीं दे रहे कि भ्रष्टाचार के समर्थन में लोग उतर पड़े हैं? और ये जो संदेश जाएगा समाज को, उससे क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का व्यापक कल्याण हो जाएगा? जिस पर भी सोचने की आवश्यकता है। जी, और ये भ्रष्टाचार के मामले में यदि अजीत पवार आदर्श हैं, तो फिर प्रफुल्ल पटेल जी आदर्श को अपनाएंगे क्या? इस आदर्श को छगन भुजबल जी अपनाएंगे क्या? इस आदर्श को सुनील तटकरे जी अपनाएंगे क्या? और गुलाब राव देवकर इसको अपनाएंगे क्या? जी, अहम बात यहाँ पर आपने, प्रेम शुक्ला जी, आपने अहम बात सामने रखी कि जो साहसी कदम उठाया अजीत पवार ने, जिसे शरद पवार साहसी कदम कह रहे हैं, क्या वो बाकी मंत्री भी उठाएंगे जिन पर आरोप लगते रहे भ्रष्टाचार के? लेकिन हमारे साथ इसका जवाब देंगे डीपी त्रिपाठी जी से, लेकिन हमारे साथ विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। विनय सहस्त्रबुद्धे जी, बड़ा सवाल ये कि ये जो लड़ाई इस वक्त सामने दिखाई दे रही है एनसीपी में, चाचा भतीजे के बीच की लड़ाई, उसमें क्या भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो दब जाएगा? मुझे तो लगता है कि वो दबाने की कोशिश से ही ये सारा जो नाटक चल रहा है वो चल रहा है। अभी गणेशोत्सव के दिन है महाराष्ट्र में, और वैसे भी मनोरंजन के कार्यक्रम होते हैं, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे मित्रों ने सोचा होगा कि इस तरीके से थोड़ा मनोरंजन करते हैं लोगों का। तो इस पद्धति से ये त्यागपत्र का भी नाटक हुआ है। उसके बारे में बाकी जो सारी घटनाएं चल रही है वो भी एक बड़े राजनीतिक नाटक का हिस्सा है। कोई भी इसको यकीन नहीं करता कि ये कोई बड़ी नैतिकता की भावना से प्रेरित होकर श्री अजीत पवार ने कदम उठाया है। और जो भी चल रहा है उसमें कोई सच्चाई है, कोई ऑथेंटिसिटी है, कोई असलियत है, ऐसा किसी को भी तनिक भी उसके बारे में संदेह नहीं है। ये बिल्कुल नाटकबाजी है, इसके बारे में सारे लोग आश्वस्त है। हो सकता है इनका ये घरेलू कुछ मामला भी हो सकता है, मगर इसमें कोई नीति, तत्व, सिद्धांत, भ्रष्टाचार के विरोध लड़ाई, ऐसी कुछ ऊंची ऊंची बात है, ऐसा किसी को संदेह तक नहीं है। मतलब इस कदर से इनकी विश्वसनीयता डूब चुकी है, किसी को संदेह तक नहीं है। सब लोग जानते हैं कि ये नाटक है, मनोरंजन हो रहा है, समाचार पत्रों में सुर्खियां आ रही है, ये ऐसे चैनल वालों को कार्यक्रम करने का एक मौका मिल रहा है, मगर इसका कोई प्रोडक्ट निकलेगा और इसके कारण भ्रष्टाचार के बारे में कोई बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, इसका किसी को भी यकीन नहीं है। ये बिल्कुल नहीं होने वाला। जी, डीपी त्रिपाठी जी के पास चलते हैं। डीपी त्रिपाठी जी, आपने सुना विनय जी को, उनका कहना कि ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है, कुछ होने वाला नहीं है।
देखिए, सहस्त्रबुद्धे जी सहस्त्रबुद्धे हैं, तो उनका हम सब लोग आदर करते हैं, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि नाटक है, इस्तीफा देना और यह कहना कि ये स्वीकृत होना चाहिए, वापस नहीं लिया जाएगा, ये नाटक नहीं है, ये वास्तव में साहसिक कदम है। और साहसिक कदम इसलिए भी है क्योंकि श्री अजीत पवार ने स्वयं कहा है कि जिस तरह की जांच करनी है वो जांच आप कीजिए, मैं हर जांच के मुकाबले के लिए तैयार हूं। तो हमेशा जो है परिस्थितियों का मुकाबला सिर्फ डिजिग्नेशन से नहीं होता, वो रिजिग्नेशन से भी होता है, सत्ता को छोड़कर भी होता है जी। और इस पर ही एक और अहम सवाल जो प्रेम शुक्ला जी ने भी उठाया, प्रेम शुक्ला जी, और भी क्या आपके मंत्री जो है छगन भुजबल, देवकर जी, क्या वो भी साहसिक कदम उठाएंगे? नहीं, वो साहस का अनुकरण करेंगे क्या, ये सवाल है। ये काय का साहस है कि जो सिलेक्टिव साहस आएगा, जांच होगी, जब प्रथम दृष्टि में जो भी आएगा समान आरोप है, वो अवश्य ही वो जांच के मुकाबले के लिए तैयार होगा। नहीं जांच के मुकाबले का नहीं है, वो जांच इस्तीफा देंगे, नैतिकता का पालन करेंगे कि नहीं? आप तो प्रेम शुक्ला जी और सहस्त्रबुद्धे जी जो कह रहे हैं, त्रिपाठी जी, जांच के मुकाबले को तैयार होने की क्या बात है? जांच होगी तो मुकाबला करना ही पड़ेगा, उसमें क्या बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं क्या आप? एनसीपी प्रतिबद्ध है। हमारे किसी विधायक ने नहीं कहा कि डेमोक्रेटिक फ्रंट, ये जो लोकशाही अघाड़ी है, इसको हम तोड़ देंगे। किसी विधायक ने नहीं कहा, किसी मंत्री ने नहीं कहा कि सरकार को कोई संकट है। ये अलग बात है। आपके मंत्री लगातार कह रहे थे कि हम बाहर से समर्थन देंगे और समर्थन के किसी नेता के सत्ता से हटना पड़ेगा, आधारहीन आरोप लगाए जाएंगे, हम फैसला करेंगे, इसके बारे में बात होगी। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। शरद पवार ने अजित पवार के कदम को, इस्तीफा देने के कदम को कहा कि वो साहसिक कदम है। अब इस पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन के अरविंद केजरीवाल भी सामने आए हैं। उन्होंने भी कहा है कि जो इस्तीफा दिया अजित पवार ने, वो इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। अभी अजीत पवार जी ने इस्तीफा दिया कल। पृथ्वीराज चौहान एक ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं, एक ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं। हम उनसे अपील करना चाहेंगे कि आज पृथ्वीराज चौहान जी का एक तरह से टेस्ट है, उनकी परीक्षा है। क्या वो, उनके ऊपर तरह तरह के प्रेशर है, हम ये समझ सकते हैं। क्या वो उन प्रेशर के दबाव में आ जाएंगे और अपनी सरकार को बचाएंगे और अजीत पवार जी का इस्तीफा नहीं लेंगे, या वो आज अपनी परीक्षा में सफल होंगे और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करेंगे? उनका इस्तीफा एक्सेप्ट होना चाहिए। और हम पृथ्वीराज जी से अपील करना चाहते हैं कि वो किसी भी, चाहे वो पार्टी हाईकमांड का दबाव क्यों ना हो, चाहे किसी का भी दबाव क्यों ना हो, किसी दबाव के अंदर में वो ना आए, किसी दबाव में ना आए, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के इस्तीफे को मंजूर करें। डीपी त्रिपाठी जी, इस पर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले संजय झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। संजय, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का कि इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। एनसीपी के बीच सारी बयानबाजी हो रही है, क्या करने वाले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो इस्तीफा मंजूर करेंगे? सुमेरा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल का ही परीक्षा होना चाहिए। यदि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अजीत पवार जी जो उन्होंने इस्तीफा दिया वो मंजूर करे या न करे, वो तो दूसरा बात है। लेकिन अभी जाए जरा गुजरात में नरेंद्र मोदी का नहीं, संजय आप बात का रुख नहीं मोड़िए। संजय आप बात का रुख नहीं मोड़िए, आप बात का रुख नहीं मोड़िए। अभी हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। रमन सिंह पे छत्तीसगढ़ में भी बहुत ही बड़ा आरोप लगा हुआ है। तो क्या यहाँ पर इस्तीफा मंजूर होगा या नहीं? आप वहां ले जाकर बात को यहाँ से रुख नहीं मोड़िए ना। अभी हम इसकी चर्चा करें, तो अभी ये बताएं कि क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस्तीफा मंजूर करेंगे? नहीं, मैं जानबूझ के आपको शुरुआत उसी बात से किया था जिस पर मिस्टर केजरीवाल ने कहा है, क्योंकि यार्डस्टिक ऑफ कंपैरिजन एक ही होना चाहिए। तो जहां तक अजीत पवार जी पे जो भी आरोप लगा हुआ है, ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ये गंभीर हो सकता है, ये लग रहा है कि गंभीर बात है, लेकिन ये अभी आरोप है। जब तक इसकी छानबीन नहीं होगी, एक लीगल प्रोसेस पे इसका कानूनी कार्रवाई नहीं होगा, इस वक्त किसी को गुनहगार समझना या मुजरिम समझना वो भी गलत होगा। उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय लेके उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये एनसीपी उस पर उनका आंतरिक मामला है कि वो किस तरीके से अपने पॉलिटिकल जो उनके जो चुनौतियां हैं उसको किस तरीके से वो सामना करेंगे। लेकिन जो बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि अभी इस सरकार के लिए, मैं मुंबई में रहता हूं, मैं सुमेर आपको ये कहना चाहूंगा आपके चैनल
पे कि इतने सालों से महाराष्ट्र का यदि प्रगति थोड़ा जितना अच्छा होना चाहिए नहीं हुआ है, उसका एक कारण है कि यहाँ पर एक राजनीतिक लीडरशिप थोड़ी कमजोर रही थी। मुझे लगता है कि पृथ्वीराज चौहान एक बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही ईमानदार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी कदम उठाए, वो चाहे एनसीपी को हो या कांग्रेस के भी क्यों ना हो, लेकिन जो सही कदम उठाए उस पर हर पार्टी को उनको सहायता देना चाहिए। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की गरिमा, महाराष्ट्र की पृथ्वीराज चौहान कितने अच्छे मंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब अपने जगह पे सही है। सवाल सिंपल है, क्या अजीत पवार द्वारा दिया गया इस्तीफा वो मंजूर करेंगे, ना करेंगे, करना चाहिए या ना करना चाहिए? ये बात बड़ी सिंपल है। पृथ्वीराज चौहान क्या करेंगे? आरोप लगे हैं। यदि आप ये कहते हैं कि सिर्फ आरोप लगने से कुछ नहीं होता, आपके जो बातों से ऐसा लग रहा है मुझे, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक जो 600 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई है, दो कमिटियां, जांच कमिटियों ने इतना बड़ा घपला पाया है, उसके बावजूद भी वो रिपोर्ट्स कहाँ जाती? क्योंकि अशोक वानखेड़े जी, आपको क्या लगता है, वो मंत्री है, आपको क्या लगता है मंजूर करेंगे पृथ्वीराज चौहान ये इस्तीफा? इस पर एक सीबीआई इंक्वायरी हो सकता है। एक व्हाइट पेपर तो वैसे भी मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि एक व्हाइट पेपर जिसमें जो भी सिस्टमिक कमजोरियां थी, जहां भी ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए गए थे जिसमें कॉस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, या जहां भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो शायद इन्फ्लेटेड कॉस्ट में था, इन सब चीजों के बारे में चर्चा होगा। तो मैं समझता हूं कि अब ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन पर है, इस बात को कोई छुपा नहीं सकता है। जो भी इसमें गलती किया हो, उसका जो कानूनी इस पर कार्रवाई होगा वो होना चाहिए। इस वक्त मुझे लगता है कि इस बात की चर्चा अभी ये है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से यदि इरिगेशन में अभी कमजोरियां हुई हैं, जिसे आम आदमी को या जिसे किसान को बहुत तकलीफ हुआ है, उस मुद्दे को किस तरीके से निपटाया जाए, ये बहुत अहम बात है। जी, हमारे साथ इस बीच किरीट सोमैया भी जुड़ गए हैं। किरीट सोमैया जी, ये अभी लगातार बात हो रही है कि ये जो चाचा भतीजे के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो एनसीपी के बीच जो कुछ हो रहा है, आज दिन भर से हो रहा है, कल से जो कुछ हुआ है, क्या इसके बीच में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है वो कहीं किनारे हो जाएगा? देखो, वास्तव में ये पवार और पावर की लड़ाई तो है ही, लेकिन साथ में कभी कभी ऐसा लगता है कि मैच फिक्सिंग तो नहीं है कांग्रेस एनसीपी की, क्योंकि आज दोनों पार्टियों के 5 बड़े नेता मंत्री महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार के विषय पे कटघरे में हैं। जी। अशोक चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री कोयला घोटाले में अभी फंसे हैं। जी। राजेंद्र दर्डा कांग्रेस के कोयला घोटाले में फंसे हैं। विजय दर्डा सांसद फंसे। छगन भुजबल साहब का टोल पीडब्ल्यूडी महाराष्ट्र सदन घोटाला, देवकर का गृह निर्माण घोटाला और सुनील तटकरे का 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 1.5 लाख करोड़ के घोटाले हैं। और मुझे लगता है कि जनता को उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, उससे बढ़ने वाली महंगाई पे। ये सबके कारण ध्यान दूसरी ओर जा रहा है, जो हमें मान्य नहीं है। नजदीक है जी, लेकिन जो ताजा घटनाक्रम चल रहा है एनसीपी के भीतर और कांग्रेस पार्टी के भीतर, उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये कि चाचा भतीजे की लड़ाई में क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा दब जाएगा? इस बीच एक बयान सामने आया है, सुप्रिया सुले का बयान सामने आया है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगी, वो केंद्र में जो अपनी भूमिका है वो निभा रही हैं। और अजित पवार ने जो कदम उठाया है वो उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं है, उसमें कोई नाटकबाजी नहीं है, ये उन्होंने कहा है। ये बयान सुप्रिया सुले की तरफ से सामने आया हमारे साथ, लेकिन तमाम मेहमान बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। डीपी त्रिपाठी जी, लेकिन ये बयान क्यों देना पड़ रहा है सुप्रिया सुले को? ये क्यों कहना पड़ रहा है अगर कुछ आपकी पार्टी के भीतर नहीं चल रहा है तो? ऐसा है कि अगर लोग समर्थन में बयान दें, उचित बात कहें, तब आप उसमें मीन मेख निकालने की कोशिश करते हैं। अगर बयान न दें तो कहेंगे कि चुप क्यों हैं, खामोश क्यों है। ये तो बड़ी विचित्र बात हुई ना। देखिए, अजीत पवार ने जो फैसला लिया है वो साहसिक फैसला है और हमें श्री अरविंद केजरीवाल से नहीं सीखना है। शरद पवार साहब ने तो खुद ही कह दिया इस्तीफा मंजूर होना चाहिए, हमारी पार्टी ने कह दिया इस्तीफा मंजूर होना चाहिए, अजीत पवार ने खुद कहा इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। तो इसमें हमें उपदेश की आवश्यकता नहीं है अरविंद केजरीवाल की। श्री अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि वो किरण बेदी जी और अन्ना हजारे साहब से बातचीत करें और जो नया राजनीतिक दल बना रहे हैं वो जल्दी बनाएं, जिससे उनको अपनी शक्ति का पता चल जाए। लेकिन कुछ देर पहले प्रेम शुक्ला जी ने भी आपसे एक सवाल पूछा था। लोकतंत्र को समझती है और लोकतंत्र की प्रक्रिया में मैं आपसे कहने वाला हूं, सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जी क्या? हाँ जी, बोले त्रिपाठी जी।
आवाज नहीं आ रही है ठीक से उधर। त्रिपाठी जी, सवाल कुछ देर पहले आपसे ये किया गया था कि क्या जो आपकी पार्टी में जिसका स्वागत किया जा रहा है, आप कह रहे हैं साहसी कदम है, वो सुनील तटकरे, छगन भुजबल, वो तमाम नेता भी उठाएंगे क्या? छगन भुजबल इसके पहले भी त्यागपत्र दे चुके थे जब उन पर आरोप लगा, और वो आरोप बाद में असत्य साबित हुआ और जनता ने उन्हें भारी बहुमत से चुनकर भेजा। उसके बाद वो फिर उप मुख्यमंत्री बने और किसी ने प्रश्न नहीं उठाया उस पर। सोमैया साहब जिस तरह के प्रश्न उठा रहे हैं उस पर मैं आरोप पर नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं गंभीर बहस में विश्वास करता हूं, एक गरिमा में विश्वास करता हूं। नहीं तो मैं भी कह सकता हूं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष जो पैसा लेते हुए पकड़े गए, उन्होंने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया संसद का जी। तो इस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो जो तमाम घोटाले हुए उनके समय में, उस सरकार के समय, वो सबके सामने है, जग जाहिर है। उन्होंने क्या जांच की, किसने क्या इस्तीफा दिया, वो भी स्पष्ट है। यहाँ तो लोग साहस के साथ त्यागपत्र दे रहे हैं, सत्ता छोड़ रहे हैं, और हर जांच, हर इंक्वायरी के लिए, हर जांच के लिए तैयार हैं। किरीट सोमैया जी, सीधा आरोप बीजेपी पर विस्तार होगा कि नहीं ये? किरीट सोमैया जी, आप कांग्रेस या एनसीपी के जो घोटाले उसकी बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो बीजेपी के लोग शामिल हैं इसी सिंचाई घोटाले में, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्हें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले और उन्होंने कोई काम नहीं किया, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। इस पर आपका जवाब लेंगे किरीट सोमैया जी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़ गए हैं, देवेंद्र कुमार दिल्ली से। वो सवाल पूछना चाहते हैं और उनका सवाल संजय झा के लिए है। जी देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछें आप। जी, मेरा सवाल संजय जी से। जी पूछिए। हाँ, मेरा सवाल संजय जी से है। मैं संजय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या एनसीपी में जो अभी चल रहा है शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के बीच, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को दबाने के लिए सोची समझी साजिश का हिस्सा है? जी संजय, आपके लिए सवाल। जरा आप दोहरा देंगे? आवाज उनका सवाल ये था कि जो कुछ एनसीपी के बीच चल रहा है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत है ताकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को दबाया जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो समझता हूं कि भ्रष्टाचार जो भी इसके बारे में भी इतना चर्चा हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, मैं तो समझता हूं कि हमारे समाज में यदि, हमारे राजनीतिक कल्चर में यदि भ्रष्टाचार कहीं भी है तो उसके बारे में यदि चर्चा हो, मीडिया में हो या जहां भी, वो सही बात है, उसके विरुद्ध कोई नहीं है। और अभी भी मैं त्रिपाठी जी के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अजीत पवार जी खुद थे पहले मिनिस्टर, तो उसकी छानबीन जो भी एक प्रक्रिया होती है, हमारी कानूनी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसेस है वो होगा। मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि अभी हमेशा जब भी कोई घोटाला, जिसको मैं अभी भी एलिगेशन समझता हूं, उसको आरोप समझता हूं, जब भी उसके बारे में चर्चा हो तो हमें विश्वास करना चाहिए कि इसका अंत में इसका जो भी सही अंजाम होगा। विश्वास करें कैसे संजय जी? विश्वास करें कैसे? अंत होता नहीं है। आरोप लगे हैं, वो 13 साल से मंत्री है। उसके मंत्रिमंडल के समय जब वो एक ओहदा लेके बैठे हुए हैं, 13 साल तक उस मंत्रालय को भोगने के बाद, 70,000 करोड़ का खर्चा करने के बाद, यदि सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता नहीं है, किसान आत्महत्या करता है, लगातार आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। जिस विदर्भ में इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए, 8 महीने में 30 प्रोजेक्ट आ गए, और 8 महीने में 30 प्रोजेक्ट का बजट 6,000 करोड़ से लेकर 26,000 करोड़ तक पहुंचा। ये सारा होने के बावजूद हम ये नहीं कहते इस पर भ्रष्टाचार हुआ। मेरा मानना है चलो इतना काम हुआ, यदि 70,000 करोड़ का काम हुआ तो फिर आज वहां के किसानों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है? वहां के सारे प्रोजेक्ट अधूरे क्यों पड़े हुए हैं? कहीं ना कहीं सवाल उठाने पड़ेंगे। आप ये बोल के नहीं हो सकते कि आरोप किसने लगाए। आरोप चाहे भाजपा लगाए, चाहे सेना लगाए, चाहे अखबार लगाए, यदि आरोप है तो आरोपों के साथ साथ प्रमाण भी है। आप ही इसी देश के प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ का पैकेज विदर्भ के किसानों को दिया। यदि वहां सिंचाई का पानी होता तो वहां 1000 करोड़ की जरूरत नहीं होती, ना आत्महत्या करते। ये बहुत सीरियस मामला है और इसको मजाक में नहीं डालना चाहिए। गंभीर मामला है। एक मैं सवाल आप पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी से। आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दिया, सभी कहते हैं कि इस्तीफा मंजूर होना चाहिए। इस्तीफा देने वाला कहता है इस्तीफा मंजूर हो, हाईकमान कहता है इस्तीफा मंजूर हो। सब लोग जब आप कहते हैं इस्तीफा मंजूर हो तो फिर इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं होता? यदि इस्तीफा मंजूर होने का इतना सीधा काम होता तो आज का ये जो दोपहर को नाटक हुआ है, जो शक्ति प्रदर्शन हुआ है, इसकी जरूरत नहीं थी।
भावना दिखानी है तो आप विधानसभा के पटल पे दिखाइए। तो ही संजीदा शेर है वो जी। गलत। हमारा संपर्क टूट रहा है डीपी त्रिपाठी जी से, हम वापस उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच मैं रुक करूंगी किरीट सोमैया जी का। किरीट सोमैया जी, जो सवाल कुछ देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि आप लगातार ये मामला उठाते रहे हैं, भ्रष्टाचार का मामला उठाते रहे हैं, सिंचाई के घोटाले का भी मामला आपने उठाया, लेकिन उसमें बीजेपी के भी तमाम लोग शामिल है, उनके बारे में बात नहीं करते आप। तो भ्रष्टाचार पर ये दो अलग अलग नीति कैसे? मैं आपको पुनः एक बार स्पष्ट कर दूं, हमने मामले, हम विपक्ष में है गए 10-12 साल से, सत्ता में वो है, हमने मामले उठाए, हमने विधानसभा में रखा, विधान परिषद में रखा, ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट देके एंटी करप्शन इकोनॉमिक ऑफेंस विंग राज्यपाल मुख्यमंत्री के पास शिकायत की जी। आज 3 महीने हो गए उस बात को, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने एंटी करप्शन को इजाजत नहीं दी है जांच शुरू करने के, कोई आदेश नहीं दिए। कल मेरी याचिका की सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, तो सरकार की ओर से बेसिक ऑब्जेक्शन लिया गया कि मेंटेनेबिलिटी नहीं है। नहीं किरीट सोमैया जी, ये हम सब जानते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो बहुत सीधा था आपसे कि इसमें बीजेपी के कॉन्ट्रैक्टर्स, बीजेपी के जो विधायक बन गए हैं, जो एमएलसी हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हैं, क्या उनके लिए भ्रष्टाचार का मापदंड आपका अलग है, जिन्हें इसका फायदा मिला, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले? संक्षेप में जवाब। मैडम, मेरा जवाब आपके ध्यान में वापस लाना चाहता हूं कि जांच उन्होंने करनी है जी। अगर मैंने उसमें भ्रष्टाचार किया होगा, मैं या मेरे किसी भी सहयोगी ने, तो आप जांच करने वाले हैं तो उसको भी सजा करो ना, हमारी क्या आपत्ति है जी। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो जांच तो आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आप जांच करवाइए। किरीट जी, जिसके आप जांच करवाना चाहते हैं वो खुद भ्रष्टाचार के दोषी है, मान लिया, तो वो जिनके साथ मिलकर उन्होंने भ्रष्टाचार किया ना, उनका नाम उजागर होने देंगे ना खुद का नाम उजागर होने देंगे। और क्या यही सब चलता रहेगा? जितने प्रखरता से आप जी, हमारे पास इतना ही समय है किरीट सोमैया जी इस चर्चा के लिए।